हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। मैं हूं जितेंद्र और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम इस वीडियो में टैली प्राइम 4.1 वर्जन जो है इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है और आज हम इस वीडियो में कंपनी क्रिएट करके कुछ जनरल एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम जीएसटी के साथ में कैसे काम करेंगे टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टैली प्राइम जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर अगर आपको इसका वर्जन हम दिखाएं तो हेल्प में जाकर के अबाउट में यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि टैली प्राइम का जो वर्जन है वो कौन सा है आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टैली प्राइम का वर्जन है वो 4.1 है यहाँ पर। ठीक है, 4.1 और इसी सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी 2, देखिए ऑलरेडी हम केस स्टडी 1 से लेकर के केस स्टडी 6 तक जो है वो हम अपनी टैली प्राइम की पुरानी वाली सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर हमने डिटेल में बताया था। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर फिर से हमें केस स्टडी 1 से लेकर और केस स्टडी 6 तक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी 4.1 इसमें सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं और उन्हीं को हम कवर करेंगे, जिससे आपकी जो सारे वीडियोस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा जो है वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली केस स्टडी 2 जो है वो आपको सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे कि इसमें जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं, पूरा यहाँ पर आप देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केस स्टडी 2 से आप पहले ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस हैं। ठीक है, जो टैली प्राइम की पुरानी सीरीज है उसमें हमने इसे कवर किया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। बाकी ये क्वेश्चन क्या है और इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको टैली प्राइम की जो पुरानी वाली सीरीज है उसी को फॉलो करना है। बस उसके अगर जीएसटी में आप जाके फंसते हैं तो यहाँ पर आपको ये वीडियोज़ जो है वो बीच में देखने हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड वीडियो है बेसिकली। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें अक्टूबर मंथ में, तो आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में यहाँ पर जो एंट्री है वो नॉर्मल एंट्री है। इसमें कोई भी परचेज या सेल की एंट्री नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्ट किया गया, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर पैसा जो है वो बैंक में जमा किया गया है और इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ आइटम जो है वो फिक्स्ड असेट्स खरीदे गए हैं। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री करना जरूरी है ताकि हम ट्रायल बैलेंस मैच करके आपको दिखा पाए। ठीक है, वरना तो हम चाहते तो डायरेक्टली जीएसटी की एंट्री करके दिखा सकते थे, लेकिन फिर वो सही नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी एक केस स्टडी 2 जो है ये सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा जीएसटी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इसमें परचेज और सेल सारी एंट्रियाँ भी आ जाएंगी और ट्रायल बैलेंस से मैच भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम में एक कंपनी बनाते हैं फटाफट। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर चलते हैं क्रिएट कंपनी में और कंपनी बनाने का तरीका वही सेम है। ठीक है, जो पुराना वर्जन था और ये नए वर्जन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम यूपीसीआईएसएस 2 नाम की एक कंपनी बना लेते हैं, यूपीसीआईएसएस 2। मेलिंग नेम एड्रेस के बारे में आपको पता है, यहाँ पर स्टेट जो है वो लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हम जीएसटी के साथ काम करेंगे तो स्टेट यहाँ पर सेट करना जरूरी है। ठीक है, और बाकी कंट्री ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। पिन कोड, टेलीफोन नंबर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, देखिए 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारी जो बुक है वो यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, यानी एंट्री करना हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से रहेगा। ठीक है, इनके बारे में हम पूरा कवर कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 20 है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कहाँ से एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सेम डेट है तो सेम भी रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना कि देखिए जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे कंपनी क्रिएट कर रहे हो, लेजर क्रिएट कर रहे हो, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर क्रिएट करते टाइम अगर आप में कुछ ऑप्शन कम या ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए कंपनी क्रिएशन की जो विंडो है इसमें हमारे पास हो सकता है कुछ कम ऑप्शन हो, आप में ज़्यादा आ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट है F12। कॉन्फ़िगर में अगर यहाँ पर जाएंगे तो इसमें यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आपको ऑन या ऑफ करने हैं यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम कवर कर चुके हैं। हमने टैली ERP9 देखा था, वहाँ पर भी इनके बारे में हमने समझा था कि ये सब क्या है, कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, डिटेल में समझा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर स्किप करते हैं और कंपनी सिंपली यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें कंपनी में कुछ फीचर यानी जो फीचर हमें यूज करने हैं वो ऑन या ऑफ करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो विंडो आ रही है ये कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है और जितने फीचर हमें इनेबल करने हैं अपने बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है, अगर ये विंडो नहीं भी आती है, पहली बात तो आएगी, ठीक है, और अगर बाद में भी कभी ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वापस से ये जो है विंडो आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट ऑन रखना है, इनेबल बिल वाइज डिटेल ऑन रखना है, कॉस्ट सेंटर को भी यहाँ पर हम ऑन रखेंगे क्योंकि केस स्टडी 2 में यहाँ पर गोडाउन का रेंट देना है और नॉर्मली ऑफिस का रेंट देना है और एम्प्लॉय को सैलरी देनी है जिसे कॉस्ट सेंटर में मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ही कॉस्ट सेंटर ऑन कर लेंगे। ठीक है, पहले कॉस्ट सेंटर इसलिए ऑन करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम कॉस्ट सेंटर ज़रूरत पड़ने पर ऑन करते हैं तो होता यह है कि जो हमारे एक्सपेंसेज के लेज़र होते हैं, ठीक है, उनमें कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाता है। तो अगर हम पहले ही ऑन कर लेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस दिक्कत के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं, तो इसलिए कॉस्ट सेंटर पहले ही ऑन कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत पड़ने पर हम ऑन कर लेंगे इसको। और मेंटेन इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री दोनों को यस रखेंगे, साथ में यहाँ पर जीएसटी को भी हम इनेबल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि जीएसटी की कुछ डिटेल यहाँ पर पूछेगा, स्टेट क्या है, आप किस टाइप के डीलर हैं, रेगुलर हैं, कंपोजिशन है, इनके बारे में हम पूरा समझ चुके हैं। कंपोजिशन डीलर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है फिलहाल। और यहाँ पर जीएसटीएन नंबर तो हम इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जीएसटीएन नंबर आपको इसके बारे में भी पता है, रैंडमली यहाँ पर हम कोई भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर GSTR1 आप मंथली फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं, ये सेट करना है और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया और इसे भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस इस ऑप्शन को हम चाहें तो नो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी पड़ा रहने देंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है और यहाँ पर इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर ली है और साथ में जो फीचर जरूरी थे वो हमने ऑन कर लिए हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। देखिए करंट डेट यहाँ पर आप देखेंगे, करंट डेट हमारी कौन सी है, 1 अक्टूबर। यहाँ पर आप देखें जहाँ पर माउस का कर्सर है, करंट डेट क्या है 1 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 अक्टूबर से एंट्री करनी है। और करंट पीरियड हमारा क्या देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 21 तक है। ठीक है, तो ये करंट पीरियड होता है। ठीक है, अब मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि सर हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में पहुंचे और यहाँ पर हम डेट कोई सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम डेट सेट करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2021 ऐसे। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड, यानी करंट पीरियड के अबव डेट नहीं कर सकते आप। करंट पीरियड क्या होता है, तो देखिए जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि करंट पीरियड हमारा वही होता है जो हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम फाइनेंशियल ईयर डाला होगा। ठीक है, हमने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 डाला था, आपने देखा था, तो वही करंट पीरियड भी है। लेकिन ये कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। कब, जब आप में आपके कंप्यूटर में कई सारी कंपनी क्रिएट हों, जैसे अभी तो एक ही कंपनी इस कंप्यूटर में क्रिएट है, लेकिन कुछ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके में 2, 3 या 4 मतलब इससे भी ज़्यादा कंपनी क्रिएट हो सकती हैं। और हो सकता है कि सभी कंपनियों का जो करंट पीरियड हो या फाइनेंशियल ईयर हो वो डिफरेंट हो। अब ऐसे में होता क्या है कि जब भी हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है और करंट पीरियड है वो मिसमैच हो जाता है और हम अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वाउचर डेट सेट करते हैं, तभी यहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो अगर ऐसी दिक्कत आपको लगे तो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अल्टर में जाएंगे, कंपनी में जाके अल्टर में तो आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट है। ठीक है, 1 अप्रैल 20 से, और करंट पीरियड आप तुरंत देख लीजिए कि 1 अप्रैल 20 से ही है। अगर ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वाउचर डेट बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप इस करंट पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई भी डेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है और जो करंट पीरियड है अगर मिसमैच हो रहे हैं तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करंट पीरियड पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी सेट करेंगे करंट पीरियड हमारा वो सेट हो जाएगा। इसके बारे में हम समझ चुके हैं, एक बार हमने फिर से बता दिया। शॉर्टकट इसकी होती है अल्ट के साथ F2। ठीक है, जो हमारा पीरियड होता है करंट पीरियड, अगर इसे बदलना है तो उसकी शॉर्टकट होती है अल्ट F2, और अगर यहाँ पर वाउचर डेट बदलनी हो तो उसकी शॉर्टकट होती है सिंपली F2। क्लियर है, चलिए वापस आते हैं और चलते हैं सीधे वाउचर में। डेट यहाँ पर आपको पता है 1 अक्टूबर ही सेट है और सबसे पहले यहाँ पर पहली एंट्री हमारी है ललित कुमार गुप्ता स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, लेजर अंडर वाउचर, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो हमें नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, रेसिप्ट वाउचर पे होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिट में क्या होगा, देखिए क्रेडिट में होंगे यहाँ पर ललित कुमार गुप्ता। ठीक है, यानी बिजनेस के ऑनर, और कई लोग कैपिटल भी करते हैं। ठीक है, कॉमर्स में जो पढ़ाया जाता है वहाँ पर तो उसमें ललित कुमार गुप्ता यानी बिजनेस के ऑनर को नहीं रखा जाता। ठीक है, उसका अकाउंट नहीं बनाया जाता बल्कि सिंपली कैपिटल अकाउंट का ही अकाउंट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट का ही लेजर बना दिया और अंडर भी कैपिटल, अंडर तो कैपिटल अकाउंट के ही जाएगा क्योंकि ये बिजनेस में लगाई हुई पूंजी है। तो यहाँ पर हम जो नेम है वो कैपिटल अकाउंट रखें या यहाँ पर ललित कुमार रखें, एक ही बात है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अंडर तो कैपिटल अकाउंट के ही जा रहा है, लेजर के नेम से कोई विशेष मतलब नहीं है रिपोर्ट में। ठीक है, लेजर का जो नाम होता है वो तो सिर्फ हमारे लिए होता है, उसे ट्रैक करने के लिए।
बाकी लेज़र का नाम आप कुछ भी रखें, कैपिटल रख दें, ललित कुमार कैपिटल अकाउंट रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सही होना चाहिए। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो है वो आपको पता है यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, और बाकी डिटेल यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये ललित कुमार का यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो चुका है। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया फटाफट देखते हैं, 16 लाख से, ठीक है। और डेबिट में यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैश होगा, तो यहाँ पर कैश हो गया और एंटर करेंगे, इस एंट्री को सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट कैश 13 लाख टू HDFC बैंक, ठीक है। 13 लाख रुपए HDFC बैंक में जमा किए। तो यहाँ पर आपको पता है वाउचर कौन सा होगा, सिंपली कंट्रा वाउचर होगा। और क्रेडिट में यहाँ पर क्या होगा, कैश, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक में जमा हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से, तो वो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। और डेबिट में क्या होगा, HDFC बैंक, फर्स्ट टाइम है तो लेज़र बना लेंगे फटाफट, HDFC बैंक। लेज़र कैसे बनाएंगे, जब भी लेज़र बनाना हो सीधे Alt C करें और लेज़र बन जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, बाकी चीज़ें आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। देखिए जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो ये पूछेगा कि नोट कितने के थे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम 13 लाख रुपए बैंक में जमा करते हैं तो 2000 के कितने नोट होंगे, हम चाहे तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। टैली प्राइम में सिंपली आपको कैलकुलेटर ओपन करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट दबाना है और यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना, 2000। अगर हम 2000 के नोट डाल देंगे सारे, तो यहाँ पर हमें 650 नोट जो है वो डालने पड़ेंगे, 650। और वापस से Ctrl+N करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो हट जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गुप्ता इशू अ चेक और परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पर इन चारों के लेजर बनेंगे, चारों डेबिट होंगे, अंडर फिक्स्ड असेट्स के जाएंगे और वाउचर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वाउचर हमारा क्या है, पेमेंट है। और सबसे पहले यहाँ पर डेबिट क्या होगा, यानी उसका लेजर बनाना पड़ेगा फर्नीचर का, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। अंडर किसके जाएगा, फिक्स्ड असेट्स। और यहाँ पर ध्यान रखना है कॉस्ट सेंटर वगैरह जो है ये नो रखना है। अब इसमें देखिए स्टेचुटरी डिटेल यानी जो टैक्स से रिलेटेड है, क्या इसमें कुछ रखना है, नहीं, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। यही कुछ फीचर है जो इसमें देखिए इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत नहीं आ रही थी, अभी आ रही हैं। GST अप्लीकेबल करना है, नहीं, GST नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल नहीं करना है। ध्यान रखना है GST उसी पर अप्लीकेबल करना है जो हम स्टॉक आइटम परचेज या सेल करेंगे, बाकी GST जो है वो हमें नॉट अप्लीकेबल ही रखना है। और इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब पहले क्या होता था, लेजर डाला, अंडर डाला और एंटर करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन अब ध्यान रखना है कि कौन से फीचर आ रहे हैं, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, इस हिसाब से चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर फटाफट चारों लेजर बनाते हैं और क्रेडिट में हमारा यहाँ पर क्या होगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि चेक इशू किया गया था, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर हम पॉज करते हैं और फटाफट ये एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों आइटम डेबिट होंगे और लास्ट में यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा HDFC बैंक, ठीक है। और इसे हम फटाफट एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर गुप्ता इशू अ चेक 25,000 टू मिश्रा प्रॉपर्टीज टू आर सिक्योरिटी ऑफ रेंटेड एंड ऑफिस स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सिंपल है, आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस्टर गुप्ता जो है उन्होंने एक ऑफिस देखा है और उसका किराया 3,000 रुपये पर मंथ तय हुआ है, और ये स्टार्ट कब से होगा, 1 अक्टूबर से। लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि ऑफिस वगैरह या किसी भी चीज़ को अगर हम किराए पर दुकान वगैरह लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा मकान मालिक के पास जमा करना होता है। तो वो ये क्या है, 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक ग्रुप होता है डिपॉजिट असेट्स नाम का, सेकेंडरी ग्रुप होता है। और चूंकि ये हमारी जमा की हुई संपत्ति है तो डिपॉजिट असेट्स ही रहेगा। और इसका लेजर का नाम हम क्या रखेंगे, लेजर का नाम रख देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। चाहे तो आगे ऑफिस भी लगा सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस। लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा कि अगर हम किसी दूसरे चीज़ के लिए अगर सिक्योरिटी करते हैं तो उसके लिए भी अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ही लेजर पे सारे आइटम मतलब जिस चीज़ के लिए सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं सभी को एक ही लेजर पे चढ़ाना चाहते हैं तो हम एक सिंपल सा लेजर बना लेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में 25,000 रुपये ऑफिस के लिए सिक्योरिटी किया गया और 30,000 रुपये गोडाउन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है। तो हम चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग लेजर बना सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन। लेकिन हमें पता है कि ज़्यादातर मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा आइटम्स के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 ही 3 चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सिंगल लेजर बना करके दोनों एंट्रियाँ एक ही में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेज़र बनाएंगे और क्रेडिट में हमारा क्या होगा, चेक, यानी कि क्रेडिट में बैंक हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर वाउचर हमारा पेमेंट होगा, डेबिट में क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट।
और अंडर किसके जाएगा, ये डिपॉजिट असेट्स, क्लियर है। और कॉस्ट सेंटर वगैरह सब नो रहेगा, इससे हम फटाफट एक्सेप्ट करते हैं। कितना अमाउंट है, 25,000 रुपये, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम चाहें तो टेम्परेरी बेस पर, अब वैसे तो ये अलग अलग डेट की एंट्री है और हमें इसे अलग अलग डेट पे या अलग एंट्री में ही करना होता है, लेकिन हम चाहें तो दोनों एंट्रियों को एक साथ मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी चेक इशू किया गया और यहाँ पर भी चेक इशू किया गया। अगर कैश भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से एक बार फिर से डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट, और किसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट को, या हम दोनों अमाउंट ऐड कर सकते थे, मतलब कई तरीके होते हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं। बाकी हमने पिछले मतलब पुरानी सीरीज में दूसरा तरीका बताया था। और यहाँ पर वापस से कितना कर देंगे, 30,000 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, ये भी एंट्री सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हम चाहते तो सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट कर सकते थे, दोनों अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देते, क्योंकि सेम लेजर पे हम काम करने वाले हैं। कई तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन इस तरीके में क्या होगा कि थोड़ा सा ट्रैकिंग में दिक्कत होगी, लेकिन हमारी रिपोर्ट सही रहेगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, मिस्टर गुप्ता अपॉइंटेड फॉलोइंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है और इसके बारे में आपको पता है, यहाँ पर सिर्फ बात हुई है, इसकी एंट्री नहीं करनी है। और जब हम अगले महीने में सैलरी देंगे तब यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर फटाफट वाउचर हमारा पेमेंट ही रहेगा। डेबिट में क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेज, और अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और इन्वेंट्री वैल्यू और फैक्टर यहाँ पर नो रहेगा। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आप नोटिस करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत जितने भी लेजर हम बनाते हैं उसमें कॉस्ट सेंटर जो होता है वो ऑटोमेटिक एस हो जाता है, यानी ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अगर हम कॉस्ट सेंटर ज़रूरत पड़ने पर ऑन करेंगे तो कॉस्ट सेंटर ऑन करने से पहले हमने जितने लेजर बनाए होंगे, ठीक है, जितने लेजर हमने पहले से बनाए होंगे उन सभी में कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजर होते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि अभी तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम यस करके आगे बढ़ेंगे तो जब स्टेशनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो वो कॉस्ट सेंटर नेम पूछेगा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है। अब आपको लगेगा कि हमने तो ऑन किया ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी, कॉस्ट सेंटर को हम अगर ज़रूरत हमको लगता है कि पड़ेगी तो उसे पहले ही ऑन कर लेना है, ताकि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आ जाए और इसे हम नो कर सकें, ठीक है। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ये ऑप्शन ही ना आ रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमने बताया कि जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, अगर कहीं पर भी कुछ ऑप्शन कम ज़्यादा लगते हैं तो आप डायरेक्टली जाइए कॉन्फ़िगर में, यानी F12 शॉर्टकट है, और यहाँ से आप उन ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड ऑप्शन। इसे पढ़ते हैं फटाफट। प्रोवाइड डिटेल, मेंटेन, यूज़ इन्वेंट्री, और ये देखिए यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए यस है। अगर इसे हम नो कर देते हैं और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है, फीचर है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके में भी ऐसा ही है, नहीं आ रहा है और ऑलरेडी वो एस है यानी ऑन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से इस फीचर को यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर इसको कर लेंगे यस, ठीक है। और फिर यहाँ से इसे हम नो या यस कर सकते हैं, यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर GST नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए स्टेशनरी का लेजर बन गया, सिंपल था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें कमेंट्स में देखने को मिलती हैं तो साथ में हमें उन्हें भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो टैली सीख रहे हैं, टैली प्राइम, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें क्या होता है कि पहले तो हम पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद पता चलता है कि हाँ कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे रह गए हैं जो इस वीडियो में कवर होने चाहिए था। अब बाद में तो कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुका तो हो चुका, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हम कमेंट रीड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका सेपरेट वीडियो बना देते हैं, या फिर जैसे अभी ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें GST के अलावा और भी जो कमेंट्स हमें देखने को मिले तो जो भी चीज़ें याद आ रही है साथ साथ हम उनको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेशनरी का यहाँ पर देखिए कैश में हुआ है और 1500 रुपये इसका अमाउंट है, तो ये हो गया 1500 रुपये, और क्रेडिट में हमारा क्या होगा, कैश हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर अगला क्या है, ट्रांसफ़र 10,000 टू पिटी कैश। अब पिटी कैश क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हमने समझा था, ठीक है। पिटी कैश एक्चुअली कैश का ही दूसरा रूप होता है, मतलब जो कैश होता है उसी का दूसरा रूप पिटी कैश होता है। अब देखिए अब यहाँ पर आपने देखा कि बिजनेस इसमें लगभग 15 लाख से स्टार्ट किया गया था, कितने से, 15 या 16 लाख से स्टार्ट किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई छोटे मोटे खर्चे करने हो तो अगर कैश मान लेते हैं हमारे बिजनेस में 5-6 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है और कुछ 200-400 रुपये का खर्चा करना है, तो अगर हम 5-6 लाख रुपए से 100-200 का खर्चा करेंगे तो थोड़ा हिसाब मेंटेन करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, 5-6 लाख रुपए से, यानी जो कि 5-6 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है उस कैश से हम क्या करेंगे, कुछ पीटी कैश में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे हमने 10,000, 20,000
20,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो हम पेटी कैश से करेंगे। पेटी कैश जो होता है बेसिकली कैश का ही एक दूसरा रूप होता है, ठीक है। तो पेटी कैश और कैश एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम इसका लेज़र बनाते हैं और ये एंट्री जो होगी ये ट्रांसफ़र एंट्री कहलाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई विशेष ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, हम सिर्फ कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़े वॉलेट से एक छोटे वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, यानी कैश से पेटी कैश में। तो ये जो एंट्री होगी ये ट्रांसफ़र एंट्री होगी, तो कंट्रा वाउचर लगेगा। और क्रेडिट में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश से जो है वो पैसा जा रहा है कितना, 10,000। और डेबिट में क्या होगा, हमारा लेज़र बनेगा पेटी कैश का, फर्स्ट टाइम आ रहा है। और अंडर ये किसके जाएगा, कैश इन हैंड के, क्योंकि कैश जो है वो प्री डिफाइंड लेज़र होता है, अंडर कैश इन हैंड होता है, उसे हमें नहीं बनाना होता। लेकिन पेटी कैश जो बना रहे हैं तो ये भी कैश इन हैंड में ही जाएगा, क्योंकि ये भी कैश ही है। और कॉस्ट एंट्री यहाँ पर नो रहेगा, एक्सेप्ट, और ये भी एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली, क्लियर है। फिर लास्ट एंट्री यहाँ पर है मिस्टर गुप्ता विड्रॉ कैश ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। इस क्वेश्चन को लेकर के भी जो है काफ़ी स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर गुप्ता विड्रॉ कैश, यानी कैश विड्रॉ किया। तो विड्रॉ से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर तो चलो इत्तेफाक से कैश विड्रॉ किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि मिस्टर गुप्ता विड्रॉ 4,000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है तो वाउचर कंट्रा होगा, और अगर बैंक से पैसा निकाला जा रहा है तो फिर डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक होगी और कंट्रा वाउचर होगा। हाँ होगा, ऐसा सही है, लेकिन ऐसा तब होगा जब बिजनेस वो पैसा बिजनेस में ही आ रहा हो। जैसे सपोज करते हैं कि 50,000 रुपये हमने बैंक से निकाले, लेकिन वो पैसा वापस बिजनेस में ही आया, यानी बिजनेस के पास ही है, तो उस समय वो एंट्री कंट्रा वाउचर पे होगी, ट्रांसफर एंट्री होगी, डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक होगा उस कंडीशन में। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर पर्सनल यूज, यानी अगर निजी खर्च के लिए पैसा निकाला, तो निजी खर्च के लिए अगर बैंक से निकालें या कैश से ले उससे नहीं मतलब है। अगर निजी खर्च के लिए है तो वो पैसा बिजनेस से जाता है, ठीक है, बिजनेस के पास से क्या होता है, चला जाता है। किस रूप में, विड्रॉ के रूप में। तो इसे कई लोग ड्राइंग्स भी लिखते हैं, विड्रॉ भी लिखते हैं, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, विड्रॉ या ड्राइंग्स। अंडर किसके जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है या जरूरत पड़ने पर बिजनेस से पूंजी निकाली जाती है, दोनों ही कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो फिलहाल डेबिट क्या होगा, विड्रॉ या ड्राइंग कर सकते हैं, जिस नाम से लेजर बनाना चाहें, अंडर कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट में यहाँ पर कैश होगा, और अगर बैंक से विड्रॉ कर रहे होंगे तो क्रेडिट में बैंक हो जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल यूज नहीं लिखा है, यानी पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला, तो वो पैसा बिजनेस में ही आता है, तो वो ट्रांसफर एंट्री कंट्रा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ये पेमेंट एंट्री होगी। आई थिंक यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर पे सिंपल एंट्री करते हैं, लेजर यहाँ पर विड्रॉ का बनेगा, ठीक है। विड्रॉ या विड्रॉल्स का लेजर बना सकते हैं। अंडर किसके जाएगा, कैपिटल अकाउंट के, और कॉस्ट सेंटर वगैरह नो, एक्सेप्ट, और सॉरी, और अमाउंट इसका कितना है, 4,000, क्लियर है। चलिए, क्रेडिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये 9 एंट्रियाँ थी, हमने कंप्लीट कर लिया। फटाफट इसका ट्रायल बैलेंस आपको दिखा देते हैं, और फिर हम आगे नवंबर की एंट्री जो है समझेंगे। और नवंबर में जैसा कि आपको पता है कि इसमें परचेज और सेल सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, और GST हमें पढ़ने को मिलेगा, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे तो देखिए, फटाफट हम मैच कर लेते हैं। और ये 15 कैश बैंक इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम मैच करते हैं, जब कैश और बैंक एक एक एंट्री को, भले ही आप इनको ना मैच करें, जैसे फिक्स असेट्स यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 67,000 रुपये, और हमारे ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहा है, 67,000 रुपये। तो अंदर नहीं भी मैच करेंगे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट असेट्स में हमें कैश और बैंक मिलता है, इसे यहाँ पर चेक करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही होता है, लेकिन कैश बैंक में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस इसलिए होता है, जैसे अभी तो यहाँ पर फिलहाल सही है, लेकिन मान लेते हैं इसमें कितना दिखा रहा है, 2,94,500 रुपये हमारे पास अभी कैश में अवेलेबल है। लेकिन सपोज करते हैं कि हमें किसी को 500 रुपये पेमेंट करना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि कैश में पेमेंट करना है, और तुमने कर दिया बैंक से। तो ऐसे में क्या होगा कि वो पैसा बैंक से कट जाएगा और कैश से नहीं कटेगा। तो इसकी टोटलिंग सही होगी। टोटलिंग सही इसलिए होगी क्योंकि ये तीनों का ही टोटल यहाँ पर है करंट असेट्स में। तो टोटलिंग इसलिए सही होगी क्योंकि देखिए, अगर हम एक मान लेते हैं 2,94,500 रुपये में से 500 रुपये यहाँ से हटा करके बैंक में ऐड कर दें और यहाँ से माइनस कर दें, तब भी इसका टोटल तो वही रहेगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। तो क्या होता है कि टोटल सारा कुछ सही होता है, लेकिन कैश बैंक में डिफरेंस हो सकता है। वो इसीलिए होगा क्योंकि अगर पेमेंट कैश में करना है, कर दिया बैंक से, या बैंक में करना है, कैश से कर दिया, या पैसा मिला हमें बैंक से यानी चेक से और चढ़ा दिया क्योंकि हमें कैश से मिला है, तो ऐसे में ये दिक्कत होती है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल तो ये ट्रायल बैलेंस पूरी तरीके से सही है, और यहाँ पर नवंबर से जो है ये हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे नवंबर मंथ में। और यहाँ पर हमें GST जो है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम पूरा आपको दिखाएंगे कि ऑटोमेटिक GST आपकी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो पाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे चलना है यूट्यूब पर और सर्च करना है UPCISS या UPCISS, ठीक है।
और यहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा, ये लोगो है और इसे हम सिंपली ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली चले जाना है प्लेलिस्ट में। ध्यान रखना कभी भी आप किसी भी चैनल से तैयारी करें प्लेलिस्ट से करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टैली प्राइम की ये पूरी सीरीज है कंप्लीट, जिसमें 75 वीडियोस हैं और इसे सिंपली आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिलेंगे और यहीं से आपको तैयारी करनी है। बस यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने इसमें जीएसटी कवर की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तो जीएसटी वाले कुछ वीडियोस आपको ये लेटेस्ट जो हम अभी डाल रहे हैं, ठीक है, ये देख लेने हैं और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसमें हमने पूरा कवर कर रखा है ऑलरेडी, तो यहीं से आपको इस सीरीज को फॉलो करना है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, ठीक है। और इस बीच हमने ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे जो लोकल के थे कि यहाँ पर आप जो है ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हमने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, हालांकि लिमिटेड टाइम ही वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो 2 से 3 बैच जो है वो हम ऑफलाइन क्लासेस में भी देख रहे हैं और एड्रेस है यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन नियर वाईडीसी कॉलेज लखीमपुर खीरी, ठीक है। वाईडीसी कॉलेज जो है लखीमपुर में, उसी के पास में हमारी ब्रांच है यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन की। वहाँ पर हम 2 से 3 बैच ऑफलाइन जो है वो टैली और ओ लेवल के देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोकल से हैं या यहाँ पर आप आ सकते हैं तो यहाँ पर आप ऑफलाइन भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आप घर बैठ करके ऑनलाइन ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा रखा है वीडियोज़ में सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ हमने लगभग छोड़ा नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो से हम नवंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।